के भी। और मैं हूं इस वक्त एडवोकेट प्रदीप नाम्बियार जी के साथ। प्रदीप जी नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। और हम दोनों हैं कहां पर? नेशन नाउ पर। नेशन नाउ है हमेशा आपके साथ और हमेशा ही आपके साथ रहेगा। और याद रखिए, इस चैनल पर हम सच बोलते हैं साहब, और हर एक को मौका देते हैं अपना सच सुनाने के लिए। ये याद रख लीजिए, यहाँ पर किसी को टोकते नहीं है, रोकते नहीं है। जो किसी को बोलना है बोले, अपना काम नहीं है किसी को बस चिल्लाना या कुछ करना, या ये बोलना है कि तुम देशभक्त नहीं हो, तुम ये नहीं हो, तुम वो नहीं हो, यू आर अ ट्रेटर टू इंडिया एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। बिकॉज एज फार एज वी आर कंसर्न, ऑल इंडियंस आर पेट्रियोटिक। अपने तरीके से हर कोई भारत की, हिंदुस्तान की सेवा करना चाहता है, भारत को और आगे बढ़ाना चाहता है। आप सबको जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम। प्रदीप जी वंदे मातरम। मातरम, वंदे मातरम। And at the moment with us all the way from London, our old friend आसिफ फारूकी साहब। आसिफ फारूकी साहब नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। कैसे हैं सर आप लोग? बहुत जबरदस्त सर, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस ऑल द वे फ्रॉम लंदन सर। यूके से आप हमारे साथ हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। क्या ऋषि सुनक को आप एडवाइस करने के लिए पहुंचे वहां पे? क्या क्या करने के लिए पहुंचे? हमको ऋषि सुनक क्या, इन लोगों को एडवाइस नहीं कर सकते सर हम लोग। ये लोग आज भी अपने आप को बेताज बादशाह समझते हैं यूके वाले, और उसी में खत्म हो रहे हैं। लग तो ऐसा रहा है भाई। अब आसिफ फारूकी साहब, पता नहीं आपको मालूम है कि नहीं, यहाँ पे राहुल गांधी जी ने एक बहुत जबरदस्त स्टेटमेंट दे दी, जो सबके मन की बात थी, जो हम लोग खैर यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं, न जाने कितनी बार आपके साथ भी डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन पहली बार राहुल गांधी जी ने असदुद्दीन ओवैसी साहब का नाम लेकर के बोला कि भैया भारतीय जनता पार्टी से इनको पैसे मिलते हैं, इसलिए हर आप चुनाव में देख लीजिए, जहां पे कांग्रेस का कैंडिडेट होगा वहां पे एआईएमआईएम का कैंडिडेट जरूर खड़ा कर देते हैं। तो ओवैसी साहब बिगड़ गए। ओवैसी साहब ने बोला कि भाई राहुल गांधी जी, आप ये बता दीजिए कि अमेठी हारने के आपने कितने पैसे ले लिए। मुझे लगता है वो बात जरा लग गई ओवैसी साहब को। ओवैसी साहब तिल मिला गए हैं। अब सच जो है वो सामने आ गया, लग रहा मुझको। फारूकी साहब आप बताएं। आवाज नहीं आई। आवाज आई कि नहीं सर? बीच में ब्रेक हो गई थी सर। अभी आ रही है? अभी आई जी। मैंने यह कहा कि राहुल गांधी जी ने असदुद्दीन ओवैसी साहब पर यह आरोप लगाया कि आप भारतीय जनता पार्टी से पैसे लेते हैं कांग्रेस के खिलाफ कैंडिडेट खड़ा करने के लिए, ताकि माइनॉरिटी वोट डिवाइड हो जाए। आप क्या कहेंगे इसके बारे में सर? फारूकी साहब बताएं। हाँ सर, ये आज पहली बार राहुल जी ने कह दिया जी। बात यहाँ तक आ गई, लेकिन ये बात पब्लिक के अंदर और नेताओं के अंदर तो काफी दिनों से चल रही थी। जी दुरुस्त बात। और हम मुसलमान जो होने के नाते एमआईएम को सपोर्ट करते हैं आमतौर से, आपने देखा होगा। लेकिन अल्टीमेटली एमआईएम को सपोर्ट करने से 99% नुकसान हो जाता है जी। एक दो सीट पिछले दिनों आ गई, जिसकी वजह से वो लोग अपना क्लेम करते हैं। तो हमको उस बात से यकीन होने लगा था कि अगर ये लोग चंद कैंडिडेट के सामने अगर खड़ा ना करें अपने कैंडिडेट, तो कांग्रेस या इस टाइप की जो पार्टियां हैं जो मिलजुल के कर रही हैं, बीजेपी के खिलाफ लड़ना चाहती हैं, उसमें ज़रूर मदद मिलेगी। लेकिन ये जिद करके किसी ना किसी तरीके से अपने कैंडिडेट खड़े ही कर देते हैं, जिसकी वजह से सेकुलर ताकतों को बहुत नुकसान पहुंच जाता है। और ये बात राहुल जी ने अगर कही है तो उनके पास ज़रूर उसके पीछे कोई बैकग्राउंड होगा, और मैं उस बात से इत्तेफाक करता हूँ कि एमआईएम को अगर मुस्लिम या सेकुलर ताकतों का साथ देना है, जिसका वो बार बार चिल्ला के ऐलान भी करते हैं कि वो साथ देते हैं, तो उनको एहतियात बरतनी होगी कि वो अपने कैंडिडेट किसके सामने खड़े करते हैं या किसके सामने नहीं करते। लेकिन हर बार ये देखा गया है फारूकी साहब, राहुल गांधी जी गलत नहीं बोल रहे हैं। हर बार यही देखा गया है कि ओवैसी साहब की वजह से भारतीय जनता पार्टी को बहुत फायदा होता है, इसमें कोई दो राय नहीं। बिल्कुल, ये बात तो आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं सर जी। तो आपको लगता नहीं है कि अब मुसलमानों के बीच में अब ये बात जो है क्लियर होनी चाहिए कि भैया
स्ट्रेटेजिक वोटिंग कीजिए, कंसोलिडेटेड वोटिंग कीजिए, ताकि जो सेक्युलर फोर्सेस हैं, गैर सांप्रदायिक शक्तियां जो हैं जैसे कांग्रेस है, इनको फायदा हो सके। आपको लगता नहीं है कि ऐसी कोई बात जानी चाहिए हर जगह जिसका? नहीं सर, मुसलमानों ने तो पिछले इलेक्शन में बहुत ही अच्छा उन्होंने स्ट्रेटेजिक वोटिंग की थी, जिसके नतीजे आपको लास्ट टाइम नजर आए और इस बार आपको उससे ज्यादा नजर आएंगे। बल्कि अब सेकुलर जो पार्टियां हैं उन लोगों को कैंडिडेट भी जरा अच्छे देना चाहिए ताकि स्ट्रेटेजिक वे में उसकी वोटिंग कर सके जो सेकुलर ताकतें हैं। अब MIM जैसे लोगों के लिए जो राहुल जी ने ये कह दिया है, तो मेरे ख्याल से मुसलमानों के अंदर ये बात अब बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगी कि MIM से हम लोगों को बच के रहना चाहिए, वरना हम लोग इमोशनल होके अपना नुकसान कर लेंगे। आसिफ जी, अगर जो मुस्लिम वोट्स कर्नाटका इलेक्शन में हमने देखा टोटल पोलराइज था कांग्रेस में, इसमें कांग्रेस का विक्ट्री हो गया, मगर रीजनल पार्टी जितने थे, हमने जनता दल देवेगौड़ा का पार्टी था, इट लॉस्ट बिकॉज मुस्लिम वोट जो जनता दल को जाता था दैट वोटेड फॉर कांग्रेस इन मासे। नाउ आपका कहना है कि ये पांचों स्टेट में आप यही एक दौर आने वाला है जब मुस्लिम वोट्स ये समझने लगा है कि हमने अगर रीजनल पार्टीज को वोट किए तो बीजेपी इज द बेनिफिशियरी, बीजेपी इज गोइंग टू बी द बेनिफिशियरी। So the Congress is getting the return of Muslim votes back to the Congress, and that will make a huge difference. आसिफ जी, आप जो बोले हैं, अगर मुसलमान वोट एक साथ एक टोटलिटेरियन तरीके से कांग्रेस को वोट करता, जो पहले कांग्रेस का वोट था, that was Congress's votes earlier. If it comes back to the Congress, then the 5 states there's going to be a total sweep. But not only that, एक पैराडाइम शिफ्ट होगा पूरे इंडियन पॉलिटिक्स में, जहां वील सी द रीजनल पार्टीज का खात्मा। धीरे धीरे रीजनल पार्टीज खत्म हो जाएंगे एंड देयर बी ओनली 2 मेजर पार्टीज, द कांग्रेस एंड द बीजेपी। हाउ डू यू सी दिस काइंड ऑफ मूवमेंट आसिफ फारूकी जी? सर, आपने जहां तक कर्नाटक का तरीकेकार बताया है, मुसलमानों का जो पैटर्न रहा है, मोर और लेस दूसरे शहरों स्टेट में वैसे ही रहेगा, लेकिन उतना परफेक्ट नहीं रहेगा जितना कर्नाटक में था। रीज़न क्योंकि कर्नाटक में उस वक्त बहुत ही ज़्यादा बीजेपी ने बदतमीजियाँ और परेशानियाँ की थी सेकुलर ताकतों के साथ, ख़ास तौर से मुसलमानों के साथ। जिस तरीके से उन्होंने कॉलेजों में बुर्कापोश औरतों के साथ हरकतें की थी और मुसलमानों को जो परेशान किया था, उसका बहुत ही ज़्यादा रद्द अमल हुआ और उसके लिए वहाँ के लोगों ने और मुसलमानों ने ख़ास तौर से एक तरफा वोटिंग दी। यहाँ तक कि जो देवेगौड़ा की पार्टी वगैरह थी उसमें भी वो लोगों ने बिल्कुल साथ नहीं दिया। तो मोर और लेस दूसरे स्टेट्स में वो पैटर्न तो रहेगा, लेकिन इतना सख्त रहेगा मैं नहीं समझता हूँ। कांग्रेस को, सेकुलर पार्टियों को ज़रा मेहनत करना पड़ेगी। रह गया सवाल, जो दूसरा सवाल आपने किया है कि मुसलमानों को एक तरफा करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन कांग्रेस के साथ कुछ गलतियां हुई हैं जो मुसलमानों के साथ हुई हैं, अनजाने में हो गई है, लेकिन अब पार्टी को भी समझ में आया है और मुसलमानों को भी समझ में आया है। इसलिए आज जितना हम ग्राउंड पे देखते हैं, मुसलमान टोटल जो है कांग्रेस और सेकुलर पार्टियों के साथ में है। दुरुस्त बात है, और शायद यही एक वजह है कि जितने भी सर्वेक्षण यानी जितने भी सर्वे अभी तक आ रहे हैं वो कांग्रेस को आगे दिखा रहे हैं, जितने भी स्टेट जा रहे हैं इलेक्शन में। अमेजिंग, क्योंकि ज्यादातर ये जितने चैनल्स हैं वो बीजेपी के साथ होते हैं ज्यादातर, कि इनको भी मजबूरन अब ये दिखाना पड़ रहा है कि कांग्रेस आगे, कांटे की टक्कर है लेकिन कांग्रेस आगे। इसका मतलब ग्राउंड पर बहुत जबरदस्त चीज हो रही है। फारूकी साहब बताएं। बिल्कुल, ग्राउंड पे बिल्कुल जबरदस्त हो रही है, और सर यही वजह है कि राहुल जी ने जो बात कही है MIM के बारे में, वो बिल्कुल सही कही है। फ्रंट पे आके इसलिए कह दी है कि जो आखिर में हमने देखा है, हमारा डेटा जो बताता है कि जहाँ पे MIM जैसी ताकतें या उनके कैंडिडेट खड़े होते हैं, वहाँ 2 या 3% के वोट से सारा मामला रहता है जी। और MIM जैसे कैंडिडेट आके 2-4% वही खराब कर देते हैं, जिससे एक बहुत बड़ा हमारा कैंडिडेट हमारी सीटें बहुत चली जाती हैं।
दुरुस्त बात। तो इसलिए मेरे ख्याल से राहुल जी ने ये डिसीजन लिया होगा कि उनके लेवल पे आके वो मंच से ऐसा बोले, ताकि कोई भी इस किस्म की जो गड़बड़ है वो क्लियर हो जाए और सारे लोग एक साथ में मिलके एक सेकुलर पार्टी या कैंडिडेट को वोट दे सके। लेकिन यहाँ पर प्रदीप जी एक सेकंड, लेकिन यहाँ पर जो फारूकी साहब आपने बात कही वो बहुत ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही मतलब क्या कहेंगे उसको, यू कैनॉट अंडरमाइन दैट एट ऑल, विच इज इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। फारूकी साहब जो आपने बात कही, शायद अनजाने में कही हो, मुझे मालूम नहीं है, कि आपको अच्छे कैंडिडेट भी चुनने होंगे। यू विल हैव टू सिलेक्ट वेरी गुड कैंडिडेट्स। मतलब सिर्फ सिफारिशियों को आप वोट, आप अपना टिकट नहीं दे सकते। यू विल हैव टू सिलेक्ट प्रॉपर कैंडिडेट्स। तो क्या वो होगा कांग्रेस में फारूकी साहब? सर, जब तक राहुल जी या गांधी फैमिली के लोग हैं, हम चूंकि उनसे करीब रहे हैं, उनको करीब से देखा है, जानते हैं, बाहर कुछ भी हो, ये लोग बहुत ही सेकुलर तौर पे पूरे हिंदुस्तान के लोगों को देखते हैं और अच्छा चाहते हैं। अब जब तक ये लोग हैं, जब तक ये लोग की चलेगी, इंशाल्लाह उसी तरीके से होगा और हम महसूस करते हैं कि आएंगे। लेकिन इतने बड़े हिंदुस्तान के अंदर, इतनी पार्टी के अंदर रहने के बाद थोड़ी बहुत हमारे आप में चीज़ें आ सकती हैं जिसमें आपको ना पसंद हो, मुझे ना पसंद हो, लेकिन ओवरऑल अच्छा ही होगा ये। और एक कैंडिडेट प्रदीप जी, यस यस, एक बहुत ही बेहतरीन कैंडिडेट इस वक्त हमारे स्क्रीन पर दिख रहे हैं और उनका नाम है आसिफ फारूकी। तो मतलब लोकसभा के लिए मुझे लगता है इनसे ज्यादा बेहतर कोई कैंडिडेट नहीं हो सकता नहीं सर, मुंबई बांद्रा से। हम लोगों को कैंडिडेट से, मुझको आप कैंडिडेट अगर बना रहे हैं तो मुझको नहीं लगता है, क्योंकि ग्राउंड लेवल पे बहुत ज्यादा पकड़ होना चाहिए जी। आज तक हमने कोई इलेक्शन नहीं लड़ा और वो नहीं कोई एमपी और स्टेट इलेक्शंस में एक वेव होता है आसिफ जी, ग्राउंड तो कांग्रेस के है ही। हमारे सोच क्लियर है, तो इसलिए थोड़ी देर के लिए हम सोचते हैं कि पॉलिटिक्स के अंदर अच्छे लोगों का रहना चाहिए, वरना पॉलिटिक्स इज अ वेरी डिफरेंट बॉल गेम और उसमें हर तरीके से आना चाहिए पड़ेगा। तो कोशिश करेंगे कि जैसे भी होगा सर। जहां जहां आपका 20% वोट शेयर आपका फिक्स ही है, कोई भी खड़े रहो आसिफ जी, कोई भी खड़े रहो, कांग्रेस का 20% वोट तो कांग्रेस को ही पड़ेगा। और जो वेव जो चल रहा है, नाउ विल कम बैक टू द अर्लियर डिस्कशन जो आपने कहा, द मुस्लिम वोट्स कमिंग बैक टू द कांग्रेस, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आसिफ फारूकी साहब, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बिकॉज 2024 में अगर कांग्रेस हैज टू विन, the Muslim votes are the 14 to 18%, कहीं पर 20% है, उत्तर प्रदेश जैसे स्टेट्स में 20% मुस्लिम वोट्स है। If this 20% Muslim votes are coming back to the Congress will have a fantastic impact where the elections is concerned, because ये जो 10 करोड़ आज बीजेपी और आप कांग्रेस के फर्क है, फर्क जो है 11 करोड़ वोट के हैं, 11 करोड़ वोट के हैं। 18%, 14 to 18 to 20% वोट्स अगर मुसलमान वोट एक तरफा कांग्रेस को पड़ता है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन होगा। इंडियन अलायंस के अंदर जो अलग अलग रीजनल स्ट्रॉन्ग रीजनल पार्टीज को डिमांड है प्राइम मिनिस्टरशिप का, वो खत्म हो जाएगा। और देश के हित में यही होना चाहिए कि अगर इंडिया अलायंस इज विनिंग, देन द प्राइम मिनिस्टर शुड कम फ्रॉम द कांग्रेस, बिकॉज द कांग्रेस विल बी द सिंगल लार्जेस्ट पार्टी विद इन द इंडिया अलायंस। बिकॉज ये वो दौर नहीं हो सकता कि आप रीजनल पार्टीज के प्राइम मिनिस्टर चुने। तो ये अगर 14 to 18% मुसलमान वोट वन साइडेड कांग्रेस को लगता है, पड़ता है, तो ये बहुत सारे चीजों का क्लियर कट मैंडेट क्लियर हो जाता है। एक तो प्राइम मिनिस्टरशिप, कांग्रेस लेड ऑपोजिशन एंड कांग्रेस गिविंग अ फैंटास्टिक फाइट टू द बीजेपी इन 2024 इलेक्शन। बिकॉज ये जो बाद में हम लोग देखते हैं, आम आदमी पार्टी दिल्ली में नहीं जुड़ेंगे, पंजाब में नहीं जुड़ेंगे, हम अलग लड़ेंगे। ममता बनर्जी बोलते हैं कि बंगाल में हमारा ये तकलीफ है, तमिलनाडु की तरफ से कुछ प्रॉब्लम होता है। तो ये पूरे प्रॉब्लम्स एक वन तरफा सॉल्व हो जाएंगे। दो इट विल आल्सो मीन द एलिमिनेशन ऑफ द रीजनल पार्टीज, बट द ग्रेटर गुड इज द कांग्रेस, द रिसर्जेंस ऑफ द कांग्रेस। आसिफ फारूकी साहब, क्या आपको नहीं लगता कि रिसर्जेंस ऑफ कांग्रेस विल हैपन एंड 2024 का सपना तब पूरा होगा जब टोटल पोलराइजेशन ऑफ मुस्लिम वोट्स तो कांग्रेस हैपेंस? आसिफ जी। हाँ बिल्कुल,
ये बात बिल्कुल आपने सही कही कि वो पोलराइजेशन मत कहिए, ये कहिए कि ये जितने मुसलमान हम इससे नाराज थे कांग्रेस से, वो कमबैक हो जाएंगे, और वो ज़रूर हो भी रहा है। और जैसे भाई साहब ने पहले ये कहा कि भाई स्ट्रेटेजिक वोटिंग करना पड़ेगी, तो इसीलिए हम लोगों को MIM या इस तरीके की जो दूसरी छोटी मोटी पार्टियां हैं, या बीच बीच में आपने देखा होगा बहुत से अच्छे कैंडिडेट के साथ में थोड़े रीजनल कैंडिडेट, लोकल कैंडिडेट खड़े हो जाते हैं जो थोड़े वोट तोड़ देते हैं। तो आमतौर से आप देखेंगे कि बहुत सी हमारी सीटें जो है 2% 3% के बीच में जाती हैं। इसलिए अब ये कोशिश हो रही है कि वो जो थोड़ा सा गैप बचा हुआ है उसको भी ये मिलके कर दे, ताकि मुसलमानों को वोट जो है जरा भी बटे नहीं। और इसी यही कोशिश में हम लोगों को MIM या इस तरीके की छोटी मोटी पार्टियों को जो इमोशनल लेवल पे आके मुसलमानों से वोट लेके चली जाती हैं, उनको वोट को खराब कर देती हैं, उन लोगों को हम लोग को ध्यान दे के नकार देना चाहिए और कांग्रेस जैसी बड़ी पार्टी को वोट देना चाहिए। लेकिन आई थिंक कांग्रेस इज मेकिंग ए ह्यूज कमबैक। कांग्रेस का बहुत जबरदस्त कमबैक हो रहा है साहब, मानना पड़ेगा। जो पहले आपका कॉम्बिनेशन होता था ना, ब्राह्मण मुसलमान शेड्यूल कास्ट वोट इकट्ठा जो होता था, उसके अलावा अब तो OBC भी जुड़ गए हैं साहब कांग्रेस के साथ। इसकी हाँ, और इसकी वजह से, और इसका सबसे बड़ा नमूना देखने को मिलेगा मध्य प्रदेश में और राजस्थान में। राजस्थान में तो लग रहा चमत्कार होने वाला है कि पहली बार इतने सालों बाद कोई सरकार रिपीट करने वाली है। मतलब राजस्थान का तो ये दौर परंपरा रही है कि एक बार कांग्रेस फिर बीजेपी, फिर कांग्रेस फिर बीजेपी। इस बार शायद कांग्रेस वापस आ रही है सर, फारूकी साहब। हाँ, क्योंकि पब्लिक सर बहुत परेशान हो चुकी है ये मंदिर मस्जिद और हिंदू मुसलमान और इस किस्म की चीजों से। अब उनको डेवलपमेंट चाहिए, नौकरी चाहिए और कामकाज चाहिए। उन्होंने देखा है कि इसी में भलाई है, और कांग्रेस एक अकेली वाहिद इतनी बड़ी पार्टी है जो पूरे हिंदुस्तान में एक आवाज होके एक कोई भी मकसद उठा के ये सब चीजें डेवलपमेंट और इन किस्म की चीजों पे एक तरफा काम कर सकती है। इसलिए पब्लिक को अब उस पर रियलाइजेशन है और इसलिए वो लोग कांग्रेस की तरफ बढ़ रहे हैं। और खास तौर से राहुल जी जिन्होंने जमीनी लड़ाई लड़ी है, जो रास्ते पे निकल गए, एक एक लोगों से मिलना शुरू किया, तो लोगों को एहसास हुआ। क्योंकि पहले बीजेपी या इस किस्म की पार्टियों ने इनकी इमेज को बहुत खराब करने की कोशिश की कि ये तो बड़े आदमी हैं, बड़े घर में रहते हैं, एसी से निकलते नहीं हैं, इस किस्म की चीज़ों को, और इनको कुछ समझता नहीं है। अब ये सारी बातें ख़त्म हो चुकी हैं। पब्लिक बहुत अच्छे से जानती है कि कौन एसी के अंदर बैठ के पॉलिटिक्स करता है और कौन उनके बीच का नेता है, जो लीडर है, और कौन उनको उनके लिए उनके मसाइल का हल निकाल सकता है। आसिफ भाई, आप मोदी साहब के रिपोर्ट कार्ड आप देखोगे तो इसको एक चीज आपको सोचना पड़ेगा कि 5 स्टेट आप जीत पाओगे, बिकॉज आपके गरीब कल्याण योजना बहुत स्ट्रांग है। आपके जो इलेक्ट्रिसिटी माफी है, 100 यूनिट फ्री, 200 यूनिट में 100 यूनिट में 50% डिस्काउंट, महिला ट्रांसपोर्ट, जो 5 वचन 7 वचन 11 वचन जो हर स्टेट में जा रहा है, उसका कंपटीशन में बीजेपी के पास कुछ नहीं है। मगर बीजेपी 2024 इलेक्शन में अगर देखोगे, मोदी जी के रिपोर्ट कार्ड आपको बहुत भारी पड़ सकता है। मोदी जी के रिपोर्ट कार्ड है नारी शक्ति वंदन अधिनियम, 5th ग्रेटेस्ट इकोनॉमी, UPI पेमेंट 126 लाख करोड़, 1 रैंक 1 पेंशन, 1 नेशन 1 टैक्स, आर्टिकल 370, सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट स्ट्राइक, ट्रिपल तलाक, स्वच्छ भारत, और जो हर घर नल से जल, हर घर में शौचालय। तो आप देखो कि वहां मोदी जी के नेशनल पॉलिसीज को आपको भारी पड़ सकता है। आसिफ फारूकी साहब, स्टेट में तो आप बहुत कंसोलिडेट कर रहे हो, बट जनवरी से राम मंदिर होगा, राम मंदिर का निर्माण, उसके बाद ये सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट स्ट्राइक, 370 इन नेशनल इश्यूज एकदम उभर कर सामने आएंगे। तो आपको ऐसे स्ट्रॉन्ग रिपोर्ट कार्ड, जो बीजेपी वाले कहते हैं, मोदी साहब कहते हैं स्ट्रॉन्ग, एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग, 60 साल कांग्रेस सो रहे थे, हमने 9 साल में क्या क्या करके दिखाया, ये आपको बहुत बड़ा चैलेंज हो सकता है। आसिफ फारूकी साहब, नहीं, आप एक पॉइंट तो भूल ही गए, वो हर अकाउंट में 15 लाख रुपए भी भूल गया। वो आप बोलेंगे सब क्या है इनका रिपोर्ट कार्ड लिखने का और जो प्रेजेंटेशन है ना,
वो बड़ा ही सोफिस्टिकेटेड है, बड़ा ही मजबूत रहता है। और इस धोखे में पब्लिक, यू कैन फूल मी वंस, यू कैन फूल मी ट्वाइस, बट यू कैन नॉट फूल मी ऑल द टाइम। तो एक बार हो गया, दो बार हो गया, तीसरी बार सर वो अभी भी देखिए कि राम लल्ला और उसकी मूर्ति और वही लेके जा रहे हैं। 22 जनवरी सर, 22 जनवरी 2024। जी 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 जी। तो क्यों जरूरत पड़ रही है? आप करिए, वो तो बहुत अच्छी चीज है, वो तो होते रहना चाहिए। वो रिलीजन तो मेरा दिल के अंदर है, उसका पूरा काम होना चाहिए। लेकिन अभी भी जब भी इनकी डोर ढीली होती है तो फौरन जाके राम लल्ला जी का पकड़ लेते हैं और उसी से उनको फिर लगता है कि यही हमको लेके आ पाएगा। बिल्कुल, राम जी की हम लोग भी बहुत कदर करते हैं और हमारे दिल में, लेकिन ये दिलों के अंदर होना चाहिए। हमको राम जी की उसूलों और उनके बताए हुए रास्तों को इख्तियार करना पड़ेगा कि किस तरीके से, कि राम की खड़ाओं को रख के एक भाई ने इतने साल हुकूमत की, उनकी बातों को याद रखना पड़ेगा कि काम करके ही सफलता मिलने वाली है। तो हम लोग को काम करना पड़ेगा। हमारे आज देख लीजिए कि हमारे जनता कितनी बेकार बैठी हुई है, उनको काम नहीं मिल रहा है। तो इस जो डेवलपमेंट्स है वो सारे करने पड़ेंगे। सिर्फ एक मंदिर बना के और उसकी फोटो लगा के हम लोगों को देश आगे चला जाएगा ऐसा नहीं है सर, या नारेबाजी करके नहीं होने वाला है। उसके लिए हमारी पॉलिसीज क्या है उसके ऊपर करना पड़ेगा। और धोखे वाली इतनी बातें इन्होंने की हैं वो पब्लिक अब बहुत अच्छे से समझने लगी है, इसलिए हम लोगों को वो बोलने में बहुत आसानी रहेगी कि भाई ये क्या करके देने वाले हैं और क्या करके नहीं देने वाले। आसिफ जी, वो बीजेपी का कैंपेन यहां तक सीमित नहीं है। ये जो यूपीआई पेमेंट्स में और डिजिटल जो रेवोल्यूशन, जो कहते हैं कि डिजिटल रेवोल्यूशन हमने किया है, और ट्रिपल तलाक में, वो जो दोनों इश्यूज में कांग्रेस के वन ऑफ द फेवरेट प्राइम मिनिस्टर्स को बार बार जिक्र करते, राजीव गांधी जी का बार बार शाह बानो केस का जिक्र होता है। शाह बानो केस में राजीव गांधी जी ने क्या किया, और मोदी जी ने वही मुसलमान वुमन के लिए, जो महिला है, उनके सुरक्षा के लिए ट्रिपल तलाक का जिस प्रकार उन्होंने कानून करके उस चीज को हक दिया जो महिला होता है। और जो डिजिटल रेवोल्यूशन जो मोदी साहब बोल रहे हैं कि मैं बेनिफिशियरी, जो अल्टीमेट बेनिफिशियरी है, उसके अकाउंट में 100 रुपया डायरेक्टली जाता है, जहां राजीव गांधी जी ने कहा था कि मैं अगर 100 रुपया बेचता हूं तो 85% सिस्टम खा जाती है, और 15% ही एंड यूजर बेनिफिशियरी को मिलता है, जो किसान हो या जो भी है। तो ये कंपैरेटिव एनालिसिस उनका हो रहा है, और कांग्रेस के फेवरेट लीडर, वन ऑफ द फेवरेट लीडर्स राजीव गांधी जी के जिक्र करके कंपैरेटिव एनालिसिस हो रहा है। ये आपके लिए बहुत बड़ा चैलेंज होगा आसिफ साहब। आपने यहाँ पे दो चीजें पूछी। बिल्कुल, एक डिजिटल और एक मुसलमानों का ट्रिपल तलाक। शाहबानो केस जो बोल देते, शाहबानो केस। एक पहले डिजिटल पे बात करें। बिल्कुल सर, अगर आपको याद हो तो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, इसका रिवोल्यूशन लाने वाला सिर्फ और सिर्फ एक वाहिद आदमी है जिसका नाम है राजीव गांधी। अगर वो नहीं होता तो हिंदुस्तान आज एक सदियों पीछे होता, क्योंकि वो आदमी पायलट था। और पायलट के अंदर जब आदमी पायलट बनता है तो हवाई जहाज के अंदर जो टेक्नोलॉजी होती है वर्ल्ड की सबसे बेस्ट और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी होती है। हिंदुस्तान में चंद ही लोगों को वो टेक्नोलॉजी मालूम थी, उसमें से एक राजीव गांधी जी थे। और हम लोग की किस्मत अच्छी थी कि वो प्राइम मिनिस्टर बन गए। जैसे ही वो शख्स प्राइम मिनिस्टर बना, उसको लगा कि नहीं, ये टेक्नोलॉजी तो एक एक लोगों के बीच में आना चाहिए, गांव के किसान के घर के ऊपर भी एक टेक्नोलॉजी आना चाहिए। तो वो उसने शुरू किया, और अब आके मोदी जी ने उसके अंदर डिजिटल ये चीजें कर दी। इसका दाता, उसका फादर, ये सारे टेक्नोलॉजी के लाने वाले राजीव गांधी जी हैं। तो इसको आप अगर मोदी और बीजेपी से जोड़ रहे हैं तो ठीक है। ये तो ऐसे ही हुआ सर। फोन जो है आप आज लेटेस्ट खरीद ले तो आप बोले कि भाई वो मार्कोनी का फोन नहीं, ये तो मेरे यहाँ इजाद किया हुआ फोन है। लेकिन वही चीज, एक चीज आप भूल रहे हैं सर, और साहब एक चीज आप भूल रहे हैं, सॉरी मैं आपको याद दिला दूं, सिर्फ कंप्यूटर्स ही नहीं, जो रूरल टेलीकॉम नेटवर्क है कि गांव-गांव में जो टेलीफोन होना चाहिए
वो भी राहुल गांधी की देन है। सैम पिट्रोडा को चेयरमैन बनाया था रूरल टेलीकॉम नेटवर्क कमीशन का। तब लोग, और तब यही हमारे मित्र जो हैं सब लोग हंसा करते थे और इनफैक्ट स्ट्राइक पे भी गए कि ये कंप्यूटर आ जाएगा, किसी की नौकरी नहीं बचेगी। इन्हीं लोगों ने उसका बहुत जबरदस्त विरोध किया। सर इंडिया टुडे के फ्रंट पेज पे कंप्यूटर जी करके उनका एक कार्टून बनाया था राजीव गांधी जी का कि कंप्यूटर जी, और ये ले डूबेंगे इंडिया को, ऐसा बताया था जी। तो ये रेवोल्यूशन जो है कोई नई चीज नहीं लेके आए हैं। हाँ, हम ये बोल सकते हैं कि उनको एहसास हो गया टेक्नोलॉजी, बल्कि मैं यूं कहूंगा कि कांग्रेस टेक्नोलॉजी में थोड़ा बाद में पीछे हो गई पार्टी के अंदर जी। कि इसने टेक्नोलॉजी दिखा के और सोशल मीडिया करके लोगों को बेवकूफ बना के बीजेपी गवर्नमेंट बना ली, और कांग्रेस वाले अपनी बातों को जो रियल में जो काम किया था डेवलपमेंट का वो भी पब्लिक के अंदर नहीं ला पाए, क्योंकि वो अपने पुराने मॉडल के ऊपर थे, अखबारों और दूसरे सोशल मीडिया में उतने फास्ट नहीं गए। लेकिन अब हम लोग सोशल मीडिया में भी तेज है। नाउ कम टू द सेकंड पॉइंट कि वो 3 तलाक। सर ये 3 तलाक का जो मामला है, मैं मुसलमान हूँ, मुझको मालूम है तलाक कितना और हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। पहली बात तो ये खाली रिलेटेड है मुस्लिम से। मुस्लिम में भी अगर आप तलाक देखें तो पूरे वर्ल्ड के अंदर सबसे कम अगर किसी का सेपरेशन है शादी के बाद तो वो मुसलमानों के अंदर है, हार्डली 1-2%। तो अगर मोदी जी ने उस सिस्टम में कुछ अच्छाइयाँ कर दी है, कुछ उसको सही करवा दिया, तो कितने % लोगों को उसका फायदा। और ये सर हमारे में तलाक जो है सबसे जायज चीजों में सबसे खराब चीज मानी जाती है, यानी इसको नहीं करना चाहिए ऐसा कहा गया। तो आप ये सोचिए कि ये किसके लिए क्या फायदा है, लेकिन खराब लोगों के लिए। इसके ऊपर कोई कंट्री आगे बढ़ने वाला नहीं है सर, या कम्युनिटी कोई बहुत आगे जाने वाली नहीं है। इसको थोड़ा सही कर, इनको तो कोई डेवलपमेंट के ऐसी स्कीमें करना चाहिए जो हर जनता के साथ में हो, मुसलमान और हिंदू के लिए ना हो। लेकिन ये मुसलमान और हिंदू का काम करके वो उसको डिवाइड करने का काम करते हैं। ट्रिपल तलाक हमने कर दिया, अरे ट्रिपल तलाक कितना 0.001% पब्लिक के लिए फायदेमंद होगा सर। लेकिन एक चीज है फारूकी साहब, बाकी सब चीजें ठीक है। इन 5 स्टेट की इलेक्शन में आप लोग आगे हैं, अभी तक कई पोल्स दिखा रही हैं, ओपिनियन पोल्स जो आई हैं, यहाँ तक के अब तो मिजोरम में भी आगे हैं, और तो और छोड़िए जी। लेकिन लोकसभा चुनाव में सर, लोकसभा का जो चुनाव है वहां पे जब लोगों से पूछा जाता है कि भाई हु इज योर प्रेफर्ड प्राइम मिनिस्टर, लोग अभी तक नरेंद्र मोदी जी का ही नाम लेते हैं। तो वहां आपके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि नरेंद्र मोदी के सामने आप किसको पेश करेंगे फारूकी साहब? सर अभी देखिए ये 4 स्टेट का इलेक्शन होने के बाद जो इंडिया ब्लॉक हमारा है वो और ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा जी। और जो चीजें हैं उसमें से, क्योंकि हम लोग मिलके अभी काम कर रहे हैं और पार्टी को लेके चलना पड़ता है एक दूसरे के साथ। आपने बीच में समाजवादी पार्टी में कुछ शिकायतें थी, वो भी देखा होगा आपने जी। अखिलेश जी थोड़ा नाराज थे, तो अभी भी नाराज है सर, अभी भी नाराज जी, अभी भी नाराज है। वो 4 स्टेट के इलेक्शन हो जाने के बाद इस किस्म की जो छोटी छोटी बातें वो खत्म हो जाएंगी सर जी। और हम लोग और ज्यादा स्ट्रांग बन के निकलेंगे। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो स्ट्रेटजीज है उसके बाद आसान अच्छी तरीके से और कर पाएंगे। तो मेरे ख्याल से जो आपकी शिकायत है वो थोड़ी बहुत वो भी दूर हो जाएगी। इनफैक्ट अखिलेश यादव जी की आज स्टेटमेंट है, आप तो लंदन में बैठे हैं तो शायद आपने देखी होगी कि नहीं देखी, मुझे मालूम नहीं है, कि उन्होंने कहा कि भाई हम तो 80 में से 65 सीट पे हम लोग लड़ने वाले हैं, अपने अलाइंस के लिए हम लोग 15 सीट छोड़ेंगे लोकसभा के चुनाव में, ऐसा अखिलेश यादव जी ने कहा है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये 4 या 5 इलेक्शन के जो स्टेट के जो रिजल्ट आएंगे उसके बाद जब आप लोग साथ में बैठेंगे तो शायद बार्गेनिंग पावर आपका अच्छा होगा, शायद कुछ अच्छा हो जाए, पता नहीं। बट एनीवे, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस एंड यू आर लुकिंग रियली नाइस, वेरी डैपर, वेरी नाइस। Oh, look at that! Just look at that coat he's wearing. It's so beautiful. That's Scottish wool. Lovely, absolutely lovely. Asif Faruqi Sahab, thank you very much for joining us all the way from London. Thank you very much, sir. Namaskar. Namaskar. That was nice of him. He's gone with his family. He's gone on some business trip over there. But for him to join us today is really nice. Exactly. But the only thing is, you know, a lot of things can change. Let's be very clear. It's not
a done deal. Let's be very clear. Even as far as Rajasthan is concerned, it's not a done deal. The way the Congress is behaving at the moment, they say that they are winning. I don't know. The opinion polls say they are winning. I'm still not sure. 5 वचन, 7 वचन, 11 वचन, ये वचन के सामने, frankly speaking, मोदी साहब तो है, अमित शाह जी है. There is no doubt about their credentials and their ability to transform the nation. But जो गरीब कल्याण स्कीम्स है, यूनिट फ्री, हर महिला को इतने पैसे एवरी मंथ, हर सीनियर सिटीजन को इतना, जो ग्रेजुएट जिसको नौकरी नहीं मिला उसको इतने पैसे, फार्म लोन वेवर, ओल्ड पेंशन, ये जो वादे वचन कह रहा है. सो दिस इज गोइंग टू बी अ ट्रबल बिकॉज Modi साहब is only talking about the development that he has done the development, no doubt about it. But अगर एक गरीब आदमी को अपने घर में बैठे बैठे इतने सारे पैसे और फैसिलिटीज मिलता है, तो why will he change his mind? And the state treasury goes bankrupt. You are in government. Once you come in government, क्या होता क्या नहीं होता है? BJP is warning everybody that probably Congress cannot keep out its promises. They can't. Let's be very clear. They can't. We have seen that in Karnataka. They can't. Rahul Gandhi comes with a fantastic dialogue. I am Rahul Gandhi. I am not Narendra Modi. मैं अपने वादे निभाता हूँ. मोदी साहब वादे नहीं निभाते. 15 Let's ask Mr. Abhishek Mishra. Yes. Let's ask